हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज शुरू कर रहे हैं हम जीएसटी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि कोई टैक्स हम दूसरे से वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराए। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी ओन पॉकेट से पे करें। जिस टैक्स का बर्डन डायरेक्टली हमारी ओन पॉकेट पर पड़ता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। वो हमें खुद की ओन पॉकेट से पे करना होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हमें दूसरे से वसूल करके गवर्नमेंट को जमा करना है। जैसे मैं सेलर हूं, आप बायर हैं। मैंने आपको मान लीजिए 1 लाख रुपीज का गुड सेल किया। उसमें 18% जीएसटी मैं आपसे ही जोड़कर चार्ज करूंगा। तो आपको सिर्फ गुड्स के लिए 1 लाख पे नहीं करना है। टैक्स का पैसा 1 लाख पे मान लीजिए जीएसटी की टैक्स रेट 18% है, तो 18% जोड़ के मैं आपसे चार्ज करूंगा। सिर्फ 1 लाख नहीं, 1,18,000। और 1 लाख रुपया मेरी सेल है, वो मैं अपने पास पैसा रखूंगा। और 18,000 मैंने आपसे जो जीएसटी के नाम पर कलेक्ट किया वो मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराऊंगा। तो ये 18,000 मैं अपनी ओन पॉकेट से पे नहीं कर रहा हूं, मैंने बायर यानी आपसे वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर पर बर्डन पड़ता है। आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, आप पर टैक्स का बर्डन पड़ा। मुझ सेलर पर टैक्स का बर्डन नहीं पड़ा। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक सिस्टम हम पहले समझते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम जीएसटी को लेकर ही एग्जाम्पल समझते हैं। आप जीएसटी के लिए चार्ट वगैरह के लिए और जो मैं क्लास में नोटिंग करवाता हूं, वो आप अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। ठीक है। क्योंकि काफी जगह चार्ट्स बनाएंगे हम, तो वो आप अपने रजिस्टर में नोटिंग कर लेंगे। जब एग्जाम में आप वो रजिस्टर और बुक सामने खोल के बैठेंगे। ठीक है। तो बेसिक सिस्टम समझते हैं हम जीएसटी का। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो किस पे लगेगा? जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर। गुड्स और सर्विस की सप्लाई करने पर। जीएसटी में सेल वर्ड यूज नहीं किया गया है। जीएसटी में वर्ड यूज किया गया है सप्लाई। तो गुड्स और सर्विस की सप्लाई करने पर जीएसटी लगता है। तो ये जीएसटी का सिस्टम काम कैसे करता है समझते हैं। हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो गुड्स के लिए ले रहे हैं। सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, फिर वो होलसेलर को बेचता है। वो होलसेलर को बेचता है। होलसेलर के बाद वो गुड्स जाता है रिटेलर के पास। होलसेलर बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर बेचता है अल्टीमेट कस्टमर यानी कंज्यूमर को। तो अभी मैं चार पार्टीज ही ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, होलसेलर को मैन्युफैक्चरर बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल ₹100, और जीएसटी की मैं टैक्स रेट एज्यूम कर रहा हूं 18%। जीएसटी की टैक्स रेट 18%। तो होलसेलर ने ₹100 गुड्स का प्राइस चार्ज किया, उसमें 18% जीएसटी जोड़ दिया। तो होलसेलर कितना पे करेगा मैन्युफैक्चरर को? ₹118। ठीक है। मैन्युफैक्चरर ये ₹100 अपने पास रखेगा, और ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा ₹18। हाँ, तो मैंने क्या बोला? मैन्युफैक्चरर ₹100 चार्ज कर रहा है, 18% यानी ₹18 होलसेलर से चार्ज कर रहा है। टोटल बिल कितने का बना? ₹118 का। और ₹100 मैन्युफैक्चरर ने अपने पास रख दिया, और जीएसटी जो ₹18 उसने होलसेलर से चार्ज किया था वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। फिर होलसेलर ने ये गुड्स परचेज कर लिया है। मैन्युफैक्चरर की ये सेल है और होलसेलर की परचेज है। अब ध्यान रखिए, जीएसटी में सेल वर्ड यूज नहीं होता है। सेल के बजाय सप्लाई वर्ड यूज होता है, और सेल के लिए आउटवर्ड सप्लाई वर्ड यूज होता है, और परचेज के लिए इनवर्ड सप्लाई वर्ड यूज होता है। अब होलसेलर आगे बेचेगा तो क्या अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ेगा? अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, अपने प्रॉफिट कमाने के लिए, मान लीजिए होलसेलर 150 की रेट से रिटेलर को सेल कर रहा है गुड्स। उसने होलसेलर ने खरीदा कितने में था? 100 में खरीदा था, और वो आगे रिटेलर को सेल कर रहा है 150 पे।
इस गुड्स पर टैक्स रेट 18% है, तो 150 रुपए का 18% कितना हुआ? 27 रुपए। और होलसेलर रिटेलर को सेल्स का इनवॉइस देगा 177 रुपए का। अब इसी तरीके से आगे रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और कस्टमर को सेल करेगा। रिटेलर कस्टमर को सेल करता है, मान लीजिए 180 रुपए में। रिटेलर ने खरीदा कितने में था माल? 150 में। वो कस्टमर को सेल कर रहा है 180 रुपए में। अब वो 180 रुपए यानी सेल वैल्यू पर टैक्स चार्ज करेगा, कस्टमर को बिल बना के देगा 180 रुपए प्लस जीएसटी का। तो 180 रुपए पर 18% जीएसटी कितना बनता है? 32.4। तो टोटल वैल्यू हो गई आपकी 212.40। ठीक है, इस तरीके से आगे बिलिंग होती, आगे से आगे बिलिंग होती गई। अब सवाल पैदा होता है कि होलसेलर गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट कराए। अब हमें लगता है होलसेलर ने रिटेलर से टैक्स के नाम पर कितना चार्ज किया था? 27 रुपए। ये 27 रुपए होलसेलर ने रिटेलर से चार्ज किया है, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट कराएगा? 27 रुपए। 27 रुपए डिपॉजिट कराएगा। अभी ऐसे समझो, 27 रुपए होलसेलर का आउटपुट टैक्स है। होलसेलर ने रिटेलर को आउटवर्ड सप्लाई की थी, उस पे 27 रुपए आउटपुट टैक्स चार्ज किया। ठीक है, लेकिन अब होलसेलर का कहना है मैंने अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर रिटेलर से टैक्स चार्ज किया है 27 रुपए, लेकिन मैंने परचेज करते वक्त 18 रुपए का जीएसटी मैन्युफैक्चरर को पे किया था। मतलब 18 रुपए मेरे परचेज पर लगा हुआ टैक्स है, तो उसकी मुझे वो मेरे जेब से निकला है, वो 18 रुपए मेरे जेब से निकला है, तो वो 18 रुपए तो गवर्नमेंट को पेड हो गया। तो मुझे 18 रुपए की छूट दे दी जाए, तो ये 18 रुपए लेस हो जाएंगे। और होलसेलर गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट कराएगा? सिर्फ इंक्रीमेंटल टैक्स डिपॉजिट कराएगा 9 रुपए। ठीक है, तो ये जो मैंने 18 रुपए लेस किया, ये इनपुट टैक्स था। तो हर कोई जो सेल कर रहा है उस पे जो टैक्स लग रहा है वो है आउटपुट टैक्स, और हर किसी की जो परचेज है उसके परचेज के बिल पे जो टैक्स लगा हुआ है वो कहलाता है इनपुट टैक्स। और इधर मैंने ये 18 रुपए लेस किया, होलसेलर सिर्फ इंक्रीमेंटल 9 रुपए ही डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट को। तो ये 18 रुपए इसने जो इनपुट टैक्स लेस किया अपने आउटपुट टैक्स 27 रुपए में से, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हर कोई अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस कर सकता है और सिर्फ इंक्रीमेंटल टैक्स ही पे करना रहेगा। तो इसका मतलब हर किसी को ऐसे इंक्रीमेंटल टैक्स ही पे करना रहेगा कि सेल वैल्यू पर मैं अपने कस्टमर से जो चार्ज कर रहा हूं वो आउटपुट टैक्स है। अब आउटपुट टैक्स पे करवाने के लिए मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? मेरे परचेस पे जो टैक्स लग के आया वो है मेरा इनपुट टैक्स, और हर कोई आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करेगा और इंक्रीमेंटल टैक्स ही गवर्नमेंट को पे करेगा। फिर जो रिटेलर है वो आगे कितने में सेल कर रहा है और उसने कितना, अब रिटेलर के एंगल से सोचो उसका आउटपुट टैक्स क्या है? 32 रुपया 40 पैसा। तो रिटेलर अब क्या बोलेगा? मैं गवर्नमेंट को कितना जमा कराऊंगा? मैं गवर्नमेंट को, मेरा आउटपुट टैक्स बनता है 32 रुपया 40 पैसा। इसमें से मैं अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसकी कितनी? परचेस पर लगा हुआ टैक्स 27 रुपया, ये 27 रुपया मैं क्रेडिट लूंगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को इंक्रीमेंटल कितना डिपॉजिट कराऊंगा? 5 रुपया 40 पैसा। तो हर कोई इंक्रीमेंटल टैक्स ही डिपॉजिट कराएगा, और हर कोई क्या कर रहा है? हर किसी का जो आउटपुट टैक्स है उसमें से वो इनपुट टैक्स लेस करके जो इंक्रीमेंटल टैक्स है वही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहा है। समझे? फिर जीएसटी जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है, वैल्यू एडिशन पर लगता है। अब आप बोलोगे कैसे वैल्यू एडिशन पर कैसे लगा? तो हम इस बात को ऐसे समझते, मैन्युफैक्चरर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, मतलब वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरर ने, अभी यहां मैं देखूं तो मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू एडिशन कितना? 100 रुपए। तो वैल्यू एडिशन पर टैक्स 18%, जीएसटी वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, तो 18 रुपए मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। मैन्युफैक्चरर के एंगल से देखें तो उसका वैल्यू एडिशन कितना है? 100 रुपए। अब मैं होलसेलर के एंगल से देखूं, होलसेलर की परचेस प्राइस क्या थी? 100 रुपए। रिटेलर को कितने में बेचा? 150। कि मैं एक्सक्लूडिंग टैक्स सोचूंगा
तो 150 माइनस 100, तो होलसेलर का वैल्यू एडिशन कितना हुआ? होलसेलर ने इसमें अपनी तरफ से कितनी वैल्यू एड ऑन की? 50 रुपया। तो होलसेलर के एंगल से देखो तो उसका वैल्यू एडिशन कितना है? 50 रुपया। अब इस पे 18% कितना बनता है? 9 रुपए। तो देखिए होलसेलर 9 रुपए ही गवर्नमेंट को इंक्रीमेंटल टैक्स डिपॉजिट करवा रहा है। इससे साबित हुआ कि जीएसटी वैल्यू एडिशन पर इंपोज किया जाता है। फिर रिटेलर के एंगल से देखें, रिटेलर का वैल्यू एडिशन कितना है? रिटेलर ने कस्टमर को 180 पे बेचा जबकि उसकी खरीद कितनी? 150 की। तो रिटेलर के एंगल से मैं देखूं वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 30 रुपीज। अब इस पे 18% जीएसटी कितना हुआ? 5 रुपया 40 पैसा। ये यहां से क्रॉस टैली हो रहा है, ये दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब इससे साबित होता है कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडिशन पर लगता है। ठीक है। और एक कंसेप्ट और कि सप्लाई की जितनी भी स्टेजेस हो, हर स्टेज पर हमें आउटपुट टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट करना होगा और उस आउटपुट टैक्स के पेमेंट में हम अपने परचेज पर लगे हुए टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। बात समझ आई? अब कोई बोले कि अल्टीमेट कंज्यूमर पर बर्डन कितना पड़ा? अल्टीमेट कंज्यूमर पर टैक्स का बर्डन कितना पड़ा? 32 रुपया 40 पैसा। अल्टीमेट कंज्यूमर पर टैक्स का बर्डन पड़ा 32 रुपया 40 पैसा। तो ये 32 रुपया 40 पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचा कि नहीं? चेक करते हैं। देखो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया? 18 रुपए गवर्नमेंट को मिल गए। फिर होलसेलर ने कितना टैक्स जमा कराया गवर्नमेंट को? इंक्रीमेंटल 9 रुपया। 18 रुपया प्लस 9 रुपया। और रिटेलर ने कितना जमा कराया? 5 रुपया 40 पैसा। आप सब जोड़ के देखिए, 18 रुपए प्लस 9 रुपए प्लस 5 रुपए 40 पैसे कितना बना? 32.40। ये क्रॉस टैली हो रहा है। इसका मतलब सारा का सारा लोड टैक्स बर्डन का सारा लोड अल्टीमेट कंज्यूमर पर थोप दिया गया है। इससे ये साबित हो गया कि पूरा का पूरा टैक्स किसने भरा है, किसकी जेब से आउटफ्लो हुआ है टैक्स का? कस्टमर की जेब से ही हुआ है। समझे? तो और आप यहां से भी भले टोटल कर लीजिए, कितना हुआ? 18 रुपया प्लस 5 रुपया 40 पैसा। गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिल गया जो अल्टीमेट कंज्यूमर की जेब पर टैक्स का बर्डन पड़ा था। ठीक है। इसका मतलब इनकी जेब से क्या गया? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इनकी जेब से टैक्स के नाम पर क्या गया? कुछ भी नहीं। सारा का सारा टैक्स बर्डन अल्टीमेटली अल्टीमेट कंज्यूमर की जेब पर पड़ा है। समझ आई बात? अब एक छोटी सी बात और समझते हैं। ये चैप्टर वैसे थ्योरी का है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। अब एक और कंपैरिजन बताता हूं कि पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी से पहले एप्लीकेबल थे उसमें क्या होता था और अभी जीएसटी आने से क्या हो गया। तो हम समझते हैं ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम और अभी जो जीएसटी का न्यू सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ओल्ड सिस्टम में फॉर एग्जांपल कोई गुड्स सेल करता था तो वैल्यू ऑफ गुड्स मान लीजिए 100 रुपया पहले लगते थे। मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगता था जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। वो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स था। ठीक है। और वो मैन्युफैक्चरर अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिसको बेचता था उससे चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा कराता था। एक्साइज ड्यूटी भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन दूसरे पे शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन आपकी खुद की जेब पर पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन दूसरे पर शिफ्ट कर देते हो। अभी पुराने सिस्टम में क्या था? वैल्यू ऑफ गुड्स 100 रुपीज मान लीजिए, तो और एक्साइज ड्यूटी इसमें जुड़ के आती, मैन्युफैक्चरर चार्ज करता और एक्साइज ड्यूटी की लास्ट जब एक्साइज ड्यूटी खत्म हुआ तब लास्ट में रेट थी 12.36। तो 100 रुपए पर कितना टैक्स लग गया? 12.36। ठीक है। फिर टोटल 112.6। फिर इसमें वेट और लगता। वेट कब लगता था? जब हम सेम स्टेट में गुड्स सेल करते, मतलब गुड्स की हम इंट्रा स्टेट सेल करते, विद इन स्टेट। अगर दूसरे स्टेट में सेल करते थे आउटसाइड स्टेट तो सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, और अगर विद इन स्टेट सेल करते थे तो वेट लगता था।
तो वेट कितना? 14.5%। और वो किस पे लगता था? वो इस वैल्यू पे लगता। अब आप देखोगे यहां पर कि इस सिस्टम में तो क्या हो रहा है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। बताइए, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है कि नहीं? इसको क्या बोला जाता है? टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग हो रही, ठीक है, कास्केडिंग हो रही है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो इस वैल्यू पर टैक्स लगा तो कितना आया? 16.29। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 128.65। इसका मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर तक माल पहुंचा तो 100 रुपए का माल सारे टैक्सेस जुड़ के कितने का हो गया? 128 रुपया 65 पैसा। लेकिन अब जीएसटी में क्या होगा? वैल्यू ऑफ गुड्स 100 रुपया। और अब ये मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगेंगे, ये एक्साइज ड्यूटी भी लगे, फिर वैट भी लगे। इन मल्टीपल टैक्सेस को ही हटाने के लिए एक ही टैक्स लाया गया और अब तो सिर्फ जीएसटी लगेगा 18%। ठीक है, तो 18 रुपया। और कस्टमर को अब ये माल सस्ता पड़ेगा, उसकी जेब से कितना निकलेगा? 118 रुपए। जीएसटी लाना फायदेमंद है अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए या नहीं? पहले हम नोट करें कि पहले ओवरऑल टैक्सेस कितने लग जाते थे पुराने सिस्टम में। आप ये अमाउंट जोड़ो टैक्स का और ये जोड़ो तो वो बनता है टैक्स का 28 रुपया 65 पैसा। जबकि इसमें टैक्स कितना लगा? सिर्फ 18 रुपए। ठीक है, तो पुराने सिस्टम में ऐसे होता था, जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम होता था, बहुत ज्यादा टैक्सेस होते थे। ट्रेड्स को एक्साइज ड्यूटी पढ़ना पड़ता, कस्टम ड्यूटी पढ़ना पड़ता, सर्विस टैक्स पढ़ना पड़ता, वेट पढ़ना पड़ता। अब उन सब की जगह जीएसटी पढ़ना पड़ रहा है। बट हाँ, एक्साइज वो कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी लगती है, वो तो अभी भी लगेगी। ठीक है, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं ये चैप्टर। पहले हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिक फीचर्स क्या है। इसमें क्या होता है? टैक्स का बर्डन दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर गुड्स का मामला है तो सेलर और बायर दो पार्टीज हो। सेलर बायर से वैल्यू ऑफ गुड्स के साथ साथ टैक्स भी चार्ज करेगा। तो बर्डन किस पर पड़ा? टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया सेलर ने, बायर के ऊपर डाल दिया। और अगर सर्विस का मामला है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है कस्टमर से टैक्स चार्ज करेगा, बर्डन किस पर पड़ेगा? कस्टमर पर ही पड़ेगा। तो अल्टीमेट कस्टमर से टैक्स चार्ज किया जाता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इस तरीके से टैक्स का इंसिडेंस यानी टैक्स का बर्डन अनदर पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे बोलूं कि जो पर्सन टैक्स जमा कराता है, जो पर्सन लायबल टू डिपॉजिट टैक्स है, वो उसकी जेब से तो पैसा निकला ही नहीं टैक्स का। सेलर जमा कराता है गवर्नमेंट को, कस्टमर बायर से चार्ज करके, तो टैक्स का बर्डन तो बायर पर पड़ा, टैक्स का बर्डन बायर पर पड़ा। लेकिन ये टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल किसको माना जाएगा? सेलर को। तो इस तरीके से टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो गया, सेलर ने बायर पे डाल दिया टैक्स का बर्डन। दूसरा, सेकंड पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है रिग्रेसिव इन नेचर, डायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव कैसे? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव इन नेचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बर्डन रिच और पुअर पर्सन पर बराबर पड़ता है। ठीक है, आप मार्केट से कोई भी गुड्स या सर्विस ले, कोई रिच पर्सन ले कोई पुअर पर्सन ले, टैक्स का बर्डन दोनों पर बराबर पड़ेगा। तो इसको हम यूं बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उस पुअर पर्सन को पता ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। आज आपके भी मन में फीलिंग होगी आप तो टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आप भी टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, आपने स्टेशनरी परचेस की, बैग परचेस किया, पेन परचेस किया, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट परचेस किया, मोबाइल परचेस किया, सब पे आपसे टैक्स चार्ज किया गया है और वो गवर्नमेंट को जमा कराया गया है। तो ये फीलिंग मन में मत लाना कि आप टैक्स पेयर नहीं हो, आप भी टैक्स पेयर हो। आपको पता नहीं पड़ा कि आपसे वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस के साथ टैक्स भी जोड़कर सप्लायर ने चार्ज कर लिया है। ठीक है, चार्ज तो हो गया। तो रिच और पुअर पर्सन, ये रिग्रेसिव है जीएसटी, और एबिलिटी टू पे देखता ही नहीं है। रिच और पुअर दोनों को बराबर मानता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही, अमीर और अमीर हो रहे हैं और पुअर हो रहे हैं। ठीक है, डिस्पैरिटी
बढ़ रही है, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है। फिर तीसरा पॉइंट, जीएसटी कहा जाता है या इनडायरेक्ट टैक्स हम बोले कंजम्पशन टैक्स है। गुड्स और सर्विस पर टैक्स लगाया गया है के कंजम्पशन पर, तो परचेज सेल पर, कंजम्पशन पर, या हम ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करें कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर ये लगाया गया है, तो ये कंजम्पशन टैक्स हुआ। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या लगाया गया है बता चुका हूं मैं, कस्टम ड्यूटी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन टैक्स कहलाता है, किस पे लगता है, परचेज सेल, कंजम्पशन, सप्लाई, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर लगता है। और ये गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आज अगर कोई सोचे क्या डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन होता है, देखिए डायरेक्ट टैक्स तो जो अमीर है, जिनकी इनकम ज्यादा है वही पे करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो अमीर और गरीब दोनों पे कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट के लिए ये मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू है। और गवर्नमेंट के पास मोर देन 50% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। देखिए इनकम टैक्स सेंट्रल लॉ है, उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना कामकाज चलाने के लिए जो पैसा चाहिए और वो टैक्स वसूल करेंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा ही स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। डायरेक्ट टैक्स का सारा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में रेवेन्यू की शेयरिंग होती है, तो पैसा टैक्स का स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट को अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स से। ये भी पॉइंट हम समझ चुके हैं, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। जिस कंज्यूमर से टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा कराया गया, उस कंज्यूमर को पता ही नहीं कि टैक्स चार्ज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक्सेल एकेडमी ने फीस चार्ज की, उसमें टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ के चार्ज किया, आपको पता पड़ा कि आपने टैक्स चार्ज किया, आपसे टैक्स चार्ज किया गया? नहीं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपसे फीस चार्ज की गई, कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया। आपने तो मनी मन यही सोचा कि आपने फीस पे की है, लेकिन उसमें टैक्स कंपोनेंट भी शामिल था और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट हुआ। तो आपको कोई डायरेक्ट पिंच नहीं हुआ कि आपसे टैक्स चार्ज किया गया। क्यों? प्राइस के अंदर ही वो टैक्स फैक्टर इनबिल्ट कर दिया जाता है, प्राइस के साथ ही टैक्स जोड़ के चार्ज कर दिया जाता है और गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसलिए डायरेक्ट पिंच मतलब फीलिंग नहीं आती कि टैक्स चार्ज किया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फिर लेकिन इसका वाइडर टैक्स बेस है। वाइडर टैक्स बेस्ड कैसे? टैक्स कलेक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है कि रिच और पुअर दोनों दे रहे हैं, ठीक है। और एक तरीके से हम देखें, एंटायर पॉपुलेशन टैक्स पे कर रही है, अमीर और गरीब दोनों दे रहे हैं। तो इस इनडायरेक्ट टैक्स का क्या हुआ, वाइडर टैक्स बेस, जिसके कवरेज में कौन कौन आ रहा है, रिच पर्सन भी आ रहे हैं और पुअर पर्सन भी आ रहे हैं, तो इसका टैक्स बेस क्या हुआ, वाइडर। फिर ये सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करता है। जैसे जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसको हम सिन गुड्स भी बोलते हैं, जैसे एल्कोहलिक लिकर, तंबाकू वगैरह, इनको सिन गुड्स कहा जाता है, ये हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, इन पर ज्यादा टैक्स रेट लगाई जाती है, इन पर ज्यादा टैक्स रेट लगाई जाती है। तो क्या होता है, लोग इनका कंजम्पशन कम करेंगे, शराब पर टैक्स ज्यादा लगेगा, तंबाकू पर टैक्स ज्यादा लगेगा, तो इनका कंजम्पशन कम होगा और गवर्नमेंट को बढ़ावा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स, जो इस तरीके के हार्मफुल गुड्स है उस पर ज्यादा टैक्स लगा के सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है। अब बात करते हैं जीएसटी इंडिया में कैसे आया। क्या जीएसटी सिर्फ इंडिया में ही है या अदर कंट्रीज में भी? आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले फर्स्ट कंट्री फ्रांस थी जिसमें जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, और वो भी 1954 में। यहां पर तो अपोजिशन अभी से चिल्ला रहा है जीएसटी आने से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और 2017 से आया। अरे 1954 से तो फ्रांस में लगा हुआ है। तो फर्स्ट कंट्री जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाली कंट्री है फ्रांस, 1954 में ही आ गया, और अभी तक 160 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में जीएसटी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया में जीएसटी की बात पहली बार कब से शुरू? ईयर 2000 में। तब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जीएसटी का कंसेप्ट लॉन्च किया, और तब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2000 में, और तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने जीएसटी का कंसेप्ट लॉन्च किया। फिर उन्होंने एक कमिटी सेटअप कर ली कि आप जीएसटी का मॉडल डिजाइन बना के दीजिए कंट्री को। फिर 2003 में
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से केलकर टास्क फोर्स बनाई और उसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया विजय केलकर को 2003 में केलकर टास्क फोर्स बनाई गई। फिर 2004 में केलकर टास्क फोर्स ने बोला गया पूरे इंडिया में नेशनल बेसिस पर जीएसटी लगा दिया जाए। उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी 2004 में जीएसटी लग जाना चाहिए। फिर उसके बाद द देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, द देन का मतलब क्या, तत्कालीन, जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे और कौन थे, पी चिदम्बरम। उन्होंने जब 2007-8 का बजट पेश किया तब उन्होंने सिफारिश की कि हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी इंप्लीमेंट कर ही देंगे। उन्होंने टारगेट डेट फिक्स कर ली कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद हर साल बजट आता और उसमें यही बताया जाता कि नहीं, हाल फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और जीएसटी पे अलग अलग डेडलाइन आती रही, नई नई तारीख तारीख पे तारीख आती गई और बार बार डेट बढ़ाते गए और ये अनसर्टेनिटी हो गई कि जीएसटी कभी आ भी पाएगा या नहीं। बार बार डेट बढ़ाने से पब्लिक के माइंड में ये इंप्रेशन आया कि जीएसटी आएगा ही नहीं, सिर्फ बातें चल रही। लेकिन 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, जब मोदी गवर्नमेंट आई, तब जीएसटी लाने की मांग वापस से उठने लगी और लेकिन उसके लिए करना पड़ा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए बगैर जीएसटी को लाना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, अभी आजकल पार्लियामेंट में काफी लोग संविधान अंदर लिखा हुआ क्या है वो उनको पता नहीं है और वो लेके खड़े होते हैं ये संविधान की कॉपी, संविधान के साथ आप खिलवाड़ कर, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां बदलना भी पड़ सकता है। तो यहां पर बदलने की जरूरत थी, तो इसके लिए इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल लेके आए 2014 में, पार्लियामेंट में रखा गया 19 दिसंबर 2014 को। फिर लोकसभा ने इसको पास कर दिया 6 मई 2015 को और राज्यसभा में यह पास हो गया एक साल बाद 3 अगस्त 2016 को। अब इतना टाइम गैप क्यों लगा? एनडीए यानी मोदी गवर्नमेंट की लोकसभा में मेजोरिटी थी लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी तब नहीं थी। हाँ, ये मोदी गवर्नमेंट का पहला साल था 2014 में। तो 2014 में उनकी लोकसभा में तो मेजोरिटी थी, वहां फटाफट पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं थी, वहां पर उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको पता ही है पार्लियामेंट वगैरह में, लोकसभा राज्यसभा में कोई भी नई बात होती है सब पहले चिल्लाना शुरू। फिर तो राज्यसभा में पास होने के बाद क्या हुआ, मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स ने जीएसटी का रेटिफिकेशन कर लिया, मतलब उन्होंने अपनी सहमति दे दी कि हाँ हम जीएसटी अपने अपने स्टेट में भी लगाएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो 122वां नंबर था उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई। आपको पता ही है कि प्रेसिडेंशियल असेंट के बगैर कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले लेकिन आखिरकार राष्ट्रपति की सहमति, प्रेसिडेंशियल असेंट तो जरूरी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली? 8 सितंबर 2016 को। और आपको पता है प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के बाद जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। पहले बिल होता है वो, और प्रेसिडेंशियल असेंट होने के बाद क्या हो जाता है? एक्ट। तो ये पहले क्या था? बिल। बिल था और फिर क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये बिल था तो इसका नंबर था 122वां, 122वां था, और जब ये एक्ट में हुआ कन्वर्ट तो इसका नंबर 101 हो गया। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, सारे बिल एक्ट नहीं बन पाते। अगर सारे बिल एक्ट बनते तो नंबरिंग बिल की भी सेम होती और एक्ट की भी सेम होती, लेकिन सारे बिल एक्ट के रूप में पास नहीं हो पाते, इसलिए नंबरिंग चेंज हो गई। जब वो बिल था तो 122वां नंबर था और जब एक्ट बना तो 101 नंबर। तो ये तो अभी जीएसटी आया नहीं है, जीएसटी लाने के लिए बैकग्राउंड तैयार किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है अभी तो। ठीक है, फिर 27 मार्च 2017 को सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन पास। तो सेंट्रल का क्या मतलब? क्या स्टेट के भी पास होंगे बाद में? यस। अभी तो सेंटर पहले काम करे फिर बाद में स्टेट्स काम करेंगे। तो सेंट्रल लेवल पर क्या क्या पास हुआ? सेंट्रल जीएसटी बिल जिसको बोलते हैं सीजीएस। फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल मतलब आईजीएसटी। फिर यूटीजीएसटी। फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस बिल। ठीक है,
अभी एस जीएसटी की बात मैंने नहीं की है। अभी ये मैंने सिर्फ सेंट्रल लेवल की बात की है। अब आप बोलेंगे सर हमने सीजीएसटी सुना है, एसजीएसटी सुना है, यूटी जीएसटी भी सुना है, लेकिन ये क्या बला है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल, ये क्या बला है? तो ये एक अलग से एक्ट बनाया गया और कंपनसेशन सेस के नाम से ये अलग से जीएसटी चार्ज होता है जो बहुत ही लिमिटेड गुड्स पर होता है। और इसका पैसा किसको मिलेगा? देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने जो इनडायरेक्टली निशाना साधा, किस बात के लिए? क्योंकि पहले जो भी बिल गवर्नमेंट लेकर आती थी वो जम्मू एंड कश्मीर में पास नहीं हो पाता था। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था और उसकी वजह से क्या होता था, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती वो जम्मू एंड कश्मीर में भी रखा जाता और वहां पास होता तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट हो पाता, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा था। और आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का तब झंडा भी अलग था, वहां तिरंगा नहीं, अलग झंडा था। ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट ने सोचा हमें जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे तो हम जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी इंप्लीमेंट कर नहीं पाएंगे बट हमें इंप्लीमेंट करवाना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ये कानून बनाते हैं और क्या बोलेंगे कि अगर जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से जिस जिस स्टेट को नुकसान होगा हम ये कंपनसेशन सेस के नाम से टैक्स चार्ज करेंगे और वो जिस जिस स्टेट को जीएसटी लाने से, जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से नुकसान होगा उसको इस कंपनसेशन सेस का पैसा देंगे, भरपाई इस टैक्स के पैसे से करेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर को अल्टीमेटली झुकना पड़ा। और फिर जम्मू एंड, वैसे जीएसटी कब आया पूरे इंडिया में? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से आया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को आखिरकार झुकना पड़ा। उन्होंने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने 8 जुलाई 2017 से स्वीकार किया। क्यों? उन्होंने क्या देखा कि अगर जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन सारे स्टेट में तो हो जाएगा, हमारे स्टेट में नहीं, तो क्या होगा, हमको नुकसान होगा। और हमें अगर कंपनसेशन का पैसा चाहिए तो हमें जीएसटी को अपने स्टेट में भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने सूझबूझ से काम लिया ताकि जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी को इंप्लीमेंट कराया जा सके। ताकि अब जम्मू एंड कश्मीर ने, देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, जीएसटी वैसे तो इंप्लीमेंट हो गया 1 जुलाई 2017 से, और जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी कब से हो पाया? 8 जुलाई 2017 से। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आपके एग्जाम में आते हैं। ये सबसे पहले कौन सी कंट्री में आया, अभी तक कितनी कंट्रीज में है, 160 कंट्रीज से ज्यादा, इस टाइप से क्वेश्चन। फिर क्या हुआ, ये सारे बिल थे और ये बिल पास हो गए, सेंट्रल लेवल के बिल थे, पास हो गए और इनको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई 12 अप्रैल 2017 को। ये बिल क्या हो गए, अब इनेक्टेड हो गए। इनेक्टेड हो गए मतलब एक्ट बन गए। फिर अभी तो ये सेंट्रल लेवल के सारे एक्ट बने, अब स्टेट को काम करना था एसजीएसटी के लिए। तो सेंट्रल एक्ट बनने के बाद स्टेट जीएसटी के लिए काम करना था किनको? स्टेट लेजिस्लेचर को। और वैसे बात करें, स्टेट में सबसे पहले अपने स्टेट में जीएसटी इंप्लीमेंट करने का श्रेय जाता है तेलंगाना को। तेलंगाना सबसे छोटा स्टेट है और उसने जीएसटी को सबसे पहले अडॉप्ट किया। फिर सेकंड था राजस्थान, आरो राजस्थान सेकंड। फिर छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार, ये इन्होंने अपने अपने स्टेट में क्या पास किया? सारे स्टेट में स्टेट जीएसटी लॉ पास हुआ। इसका मतलब क्या? इससे एक बात निकल के और सामने आती है, जितने स्टेट हैं हर स्टेट ने अपने अपने लिए एसजीएसटी का कानून अलग अलग बनाया है। तो राजस्थान में राजस्थान एसजीएसटी लगता है, पंजाब में पंजाब एसजीएसटी लगता है। जितने स्टेट हैं उतने उतने एसजीएसटी के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट में एसजीएसटी के लिए कानून बन गए। ठीक है, फिर सारे स्टेट्स ने जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जीएसटी एक्सेप्ट कर लिया था। कब? 30/6/2017 को। और इंप्लीमेंट कब हो गया था? 1 जुलाई 2017 से। जम्मू एंड कश्मीर ने लेट एक्सेप्ट किया 8 जुलाई 2017। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें, जीएसटी पूरे होल ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब अब हम एक बात समझते हैं, जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पर। जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मेरे को एक बात बताओ, क्या
सप्लाई अगर मैं विद इन स्टेट करूं तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन स्टेट। और दूसरा, अगर मैं दूसरे स्टेट में सप्लाई करूं वो कहलाएगा इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें क्या होगा? आउटसाइड स्टेट सप्लाई होगी दूसरे स्टेट में, आउटसाइड स्टेट। अब बताइए, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों चार्ज होगा। और अगर कोई यूनियन टेरिटरी तो एसजीएसटी की जगह जीएसटी लगेगा। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगर जीएसटी की टैक्स रेट, अगर जीएसटी की टैक्स रेट मान लो 18% है, तो आईजीएसटी अगर है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो कितना लगेगा आईजीएसटी? पूरा 18%। और ये आईजीएसटी का पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन बाद में इसकी भी रेवेन्यू शेयरिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। ठीक है, लेकिन इनिशियली किसके पास जाएगा? सेंटर के पास। आईजीएसटी का पैसा हम पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती है। कुछ जो पोर्शन है इनका खुद का, वो अपने पास रखेंगे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे, और इसका पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। अब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या होगा? अगर टैक्स रेट 18% है तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आधा आधा हो जाएगा। आधा तेरा इश्क आधा मेरा इश्क, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। तो आधा सीजीएसटी लगेगा, आधा एसजीएसटी लगेगा। ठीक है। अब अब आगे बात करते हैं, तो ये क्या ड्यूअल जीएसटी हो गया? कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप तो कह रहे थे कि इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके हम जीएसटी लेके आ रहे हैं, लेकिन जीएसटी में भी आपने टुकड़े कर दिए। सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, आईजीएसटी अलग। आपने तो बोला था ना कि हम सारे टैक्सेस हटा के एक ही टैक्स ला रहे हैं। फिर एक टैक्स के अंदर अलग अलग टैक्स क्यों करती है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस अलग अलग कैसे किए? तो गवर्नमेंट का कहना है इस केस में क्या होगा कि जैसे ही बिल बनेगा, पैसा सीजीएसटी वाला सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चला जाएगा, एसजीएसटी वाला पैसा डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, अगर यूटीजीएसटी है तो यूनियन टेरिटरी को पैसा चला जाएगा। अब इनका कहना है यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नर अपॉइंट होता है। ठीक है। अब आपने यूनियन टेरिटरी का पूछ लिया है, तो यूनियन टेरिटरी बता देते हैं इंडिया में है कितनी। देखिए, यूनियन टेरिटरी टोटल 8 हैं। यूनियन टेरिटरी इंडिया में टोटल 8, उसमें से ऐसी 5 यूनियन टेरिटरियां, 5 जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लगता है। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लगता है मतलब वहां स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती नहीं है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर अपॉइंट होता है। ठीक है। और उसको हम बोले एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है, क्योंकि वहां स्टेट गवर्नमेंट बनती नहीं है। तो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरी, ऐसे कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं है? यहां हम बोले वो प्योर यूनियन टेरिटरी है, प्योर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले क्या होता था? ये अलग होता था, ये अलग होता था। ठीक है। लेकिन इन दोनों को अब कंबाइन कर दिया गया है, तो अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। फिर लद्दाख अलग और चंडीगढ़, ये ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है, जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। और ऐसी 3 यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होगी। स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो हम इनको डीम्ड स्टेट भी कह सकते हैं। डीम्ड स्टेट है ये यूनियन टेरिटरी, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट की जाती है, क्योंकि यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है। स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो ये डीम्ड स्टेट कहलाते हैं। जैसे दिल्ली, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लद्दाख को अलग किया और जम्मू एंड कश्मीर,
पहले क्या हो रखा था, ये लद्दाख भी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता, ठीक है। सुनने में आता है गवर्नमेंट ने वोटिंग के पर्पज से अलग अलग किया दोनों को, ठीक है। अब ये वाले जो स्टेट हैं, ये वाली जो यूनियन टेरिटरी है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां पर क्या एप्लीकेबल होगा, यूटी जीएसटी, जीएसटी एक्ट लगेगा। और जो, अब मजे की बात सुनना, जो यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो यूनियन टेरिटरी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है ना, तो वहां पर एसजीएसटी का कानून पास होगा। क्यों? क्योंकि ये डीम्ड स्टेट है, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो कौन सा कानून बनेगा, यहां पर कौन सा कानून लगेगा, यूटीजीएसटी नहीं लगेगा, एसजीएसटी। नहीं, गवर्नर जो अपॉइंट होगा वो यहां अपॉइंट होगा, यहां पर तो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। अगर आप स्टेट यूनियन टेरिटरी मतलब इसमें सप्लाई करें, आप स्टेट से यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं, किसी स्टेट से यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हुई, क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। नहीं, देखिए, अगर आप अपने 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 ही स्टेट में खरीदते और अपने ही स्टेट में बेचते, तो क्या लगता है, एसजीएसटी लगता है। लेकिन ये तो अलग हो गया ना, यहां पर वही पैटर्न काम करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है, या एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है, या यूनियन टेरिटरी से स्टेट में सप्लाई हो रही है, वो सब क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है, और आईजीएसटी लगे। फिर अब आप बोलोगे सर इतने सारे स्टेट्स हैं सपोज, या इतनी सारी यूनियन टेरिटरी हैं, तो क्या सब अपने अपने लिए एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का अलग अलग कानून अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग बनाएंगे? बिल्कुल, मल्टीपल एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लेजिस्लेशन होंगे। अब आप बोलोगे अलग अलग लोग बनाएंगे तो इसमें डिफरेंस भी तो होगा। फिर फॉर एग्जांपल राजस्थान का एसजीएसटी का कानून और पंजाब का एसजीएसटी का कानून, उस वेरिएशन हो सकता है। फिर तो गवर्नमेंट ने काम किया, इनको एक मॉडल जीएसटी लॉ दे दिया, और उसमें बोला आपको इस मॉडल जीएसटी लॉ को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेट के लिए जीएसटी बनाना है। तो इसलिए बेसिक फीचर सबके सेम है। जैसे चार्जेबिलिटी कब होगी, मतलब जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, सप्लाई करना, तब टैक्स चार्ज होगा। टैक्सेबल इवेंट की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। लेवी एंड कलेक्शन, लेवी मतलब इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, और कलेक्शन कैसे होगा, सबका पैटर्न सेम रखा गया। इसलिए राजस्थान का जो एसजीएसटी है और पंजाब का जो एसजीएसटी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, रेट्स का भी फर्क नहीं है, गवर्नमेंट ने रेट्स भी फिक्स कर दिए, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग अपने अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए एसजीएसटी और यूटीजीएसटी बना तो दिए, लेकिन उसका बेसिक पैटर्न जो गवर्नमेंट ने उनको मॉडल जीएसटी दिया था उस पर ही बेस्ड है। मॉडल जीएसटी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट सबको दे दिया कि इस ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने अपने स्टेट्स के लिए एसजीएसटी बनाइए, ठीक है। तो क्या क्या पास हुआ, सीजीएसटी एक्ट पास हुआ, उसके सपोर्टिंग में सीजीएसटी रूल्स पास हुए, किसने पास किए, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूटीजीएसटी एक्ट पास हुआ और उसके सपोर्टिंग में यूटीजीएसटी रूल्स भी बने, किसने पास किए, गवर्नर अपॉइंट होता, गवर्नर कौन अपॉइंट करता, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी। आईजीएसटी एक्ट बनाया गया और उसके सपोर्टिंग आईजीएसटी रूल्स भी बनाया गया, कौन बनाएगा, सेंट्रल, किसमें बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। जीएसटी कंपनसेशन सेस और उसके सपोर्टिंग रूल्स बनाए गए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन जो रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट हैं हर स्टेट के लिए अलग अलग, और उसके सपोर्टिंग जो रूल्स हैं वो वहां की रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट बनाए। और अगर जिस यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है वहां पर भी हमने पढ़ा एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। चलिए अब एक छोटी सी बात और समझते। मैं 3 पार्टीज करता हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल ए सप्लायर है, जीएसटी का पैटर्न कैसे काम करता है डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जिस स्टेट में काम करता है उसका है स्टेट 1, सर ए स्टेट 1 में काम करता है, ठीक है। उसने सप्लाई की बी को, स्टेट को मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, ये स्टेट 1, स्टेट 1, ये भी स्टेट 1 का है।
ए ने बी को सप्लाई की, फिर बी ने सी को सप्लाई की, ठीक है, और ये भी सेम स्टेट का ही। ये एग्जांपल नोट कर लेना, मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी कि आपका ये ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब सेम स्टेट में ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब अगर ए ने बी को सप्लाई की, मान लीजिए 10,000, और ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो सिर्फ एक जीएसटी तो चार्ज होगा नहीं, क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होंगे। टैक्स रेट मैं कॉमन ही मान रहा हूं, 18% मान रहा हूं टैक्स रेट। टैक्स रेट मैंने 18% मानी, तो बताइए सीजीएसटी कितना लगेगा। अब मैं बार बार जीएसटी नहीं लिखूंगा, सीजीएसटी की जगह सी लिखूंगा, एसजीएसटी की जगह एस लिखूंगा, आईजीएसटी की जगह आई लिखूंगा, ठीक है। कितना चार्ज होगा बोलिए, 900, और एसजीएसटी कितना चार्ज होगा, 900, ठीक है। कितना टोटल हो जाएगा, 11,800। अब जब बी सेल करेगा, मान लीजिए ये 12,000 में सेल कर रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, 20%। 10,000 का 12,000 में बेच रहा है, क्या 20% मार्जिन ऐड किया इसने। अब ये सेम स्टेट में ही सेल कर रहा है, इसको सप्लाई कर रहा है, क्या चार्ज करेगा, 12,000 का 9%, 1080, और एसजीएसटी का 1080। बी सी को कितने का बिल इश्यू करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट को कौन कौन कितना कितना पे करेगा, तो ए ने बी से कितना टैक्स चार्ज किया है, 900, तो ये कितना जमा कराएगा बोलो, सी सेंट्रल सीजीएसटी कितना जमा कराएगा, 900, और एसजीएसटी कितना जमा कराएगा। फिर जब बी आगे सी को सेल कर रहा है, तो बी का आउटपुट टैक्स क्या है, सीजीएसटी 1080, एसजीएसटी 1080। इसमें से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। अच्छा, बी की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, 900। तो बी गवर्नमेंट को इंक्रीमेंटल कितना जमा कराएगा, सीजीएसटी के नाम पर 180, और एसजीएसटी के नाम पर 180। समझे बात। अब हम ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखें कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयरिंग कितनी हुई। जो पहला ट्रांजैक्शन था ए टू बी, और दूसरा ट्रांजैक्शन टू सी। पहले ट्रांजैक्शन ए टू बी जो बीच में ए और बी के बीच में हुआ, उसमें गवर्नमेंट को कितना पैसा, सीजीएसटी का 900 और एसजीएसटी का 900। और बी टू सी जो ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें गवर्नमेंट को इंक्रीमेंटल टैक्स कितना मिला, 180 180, सीजीएसटी 180, एसजीएसटी 180, ठीक है। गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कलेक्शन कितना हो गया, 1080 1080। देखिए अल्टीमेट कंज्यूमर इस ट्रांजैक्शन में कौन है, सी, और गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा पहुंच गया। ये आपका हुआ इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, यहां पर एक कंसेप्ट लगा, क्या, ध्यान से सुनना। अभी सीजीएसटी का मेरे को आउटपुट टैक्स पे करना था। अब मैं बी के एंगल से बात कर रहा हूं, अभी सारी बात बी के एंगल से। बी का कहना है कि मेरा आउटपुट टैक्स कितना था सीजीएसटी का 1080, मैंने सीजीएसटी की क्रेडिट यूज, इसका मतलब आउटपुट सीजीएसटी के पेमेंट में मैंने इनपुट सीजीएसटी की, दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, आउटपुट सीजीएसटी के पेमेंट में मैंने इनपुट सीजीएसटी की क्रेडिट। ठीक इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी के पेमेंट में, आउटपुट एसजीएसटी के पेमेंट में इनपुट एसजीएसटी की क्रेडिट यूज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे यूज हो रही है उसका सिस्टम समझते। अब एक और बात लिखो आप कि परचेज पे आपके जो टैक्स लगता है वो इनपुट टैक्स कहलाता है, उसी की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है अपने आउटपुट टैक्स को चुकाने के लिए। मतलब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आउटपुट टैक्स के पेमेंट में, और जो इंक्रीमेंटल टैक्स है वही आपको पे करना रहेगा। तो आपका जो इनपुट टैक्स है
वो आप यूज कर सकते हैं, उसकी आपको आईटीसी मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और वो आप किसके पेमेंट में यूज कर सकते हो? आउटपुट टैक्स के पेमेंट। अब एक बात सुनिए, आपने दूसरे स्टेट से माल खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान में सप्लायर हो, आपने मान लीजिए दिल्ली से माल खरीदा। क्या लग के आएगा आपके परचेज के बिल में? क्या लग के आएगा? आईजीएसटी लग के आएगा। आपके परचेज के बिल में आईजीएसटी लग के आया तो ये आपका इनपुट टैक्स हुआ। आपके पास इसकी इनपुट टैक्स की क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो पहला आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी है। अब कुछ गुड्स आपने विद इन स्टेट ही खरीद लिया था, कुछ गुड्स या सर्विस आपने विद इन स्टेट ही परचेस कर लिया, तो उस पर क्या लगा होगा? उसके परचेस के बिल में क्या लगा होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपके पास ये क्रेडिट पड़ी है, अब किसके पेमेंट में यूज कर सकते? आईजीएसटी की क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान से सुनना भी, आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रिफरेबली आप पहले, अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी बनता है, अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी बनता है, उसके पेमेंट में यूज कर सकते हो। फिर ये क्रेडिट आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के पेमेंट में कर सकते हो। आईजीएसटी की क्रेडिट बहुत अच्छी क्रेडिट मानी जाती है, वो पहले आउटपुट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज होगी, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी यूज हो सकती है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी क्या, पहले कौन? पहले कौन? एक मिनट, गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि सीजीएसटी में या एसजीएसटी में, गवर्नमेंट ने बोला इन एनी प्रोपोर्शन एंड इन एनी ऑर्डर। सुनिए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब गवर्नमेंट ने अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी, मैंने बोला ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी की आप पहले आउटपुट आईजीएसटी में यूज करोगे। ठीक है, ये इनपुट टैक्स समझ आ रहा है? आपके इनपुट टैक्स कैसे क्रेडिट राइज हुई? ये आपके टैक्स ऑन परचेस था, और ये आउटपुट टैक्स क्या है? टैक्स ऑन सेल्स। मैं अब कह रहा हूं आईजीएसटी की आईटीसी आप आउटपुट आईजीएसटी में यूज कर सकते हो, फिर बच जाए तो आप उससे सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी यूज कर सकते हो। और इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया इन एनी प्रोपोर्शन एंड इन एनी ऑर्डर। का मतलब क्या? आप सारी की सारी आईजीएसटी की आईटीसी सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स में भी सारी, या सारी की सारी एसजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में भी यूज कर सकते हो। बट मैं बेटर क्या मानता हूं, गवर्नमेंट ने तो लिख दिया कि सीजीएसटी एसजीएसटी में यूज कर सकते हो आप इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन। मैं बेटर ये मानता हूं 50% यहां यूज कर लो, 50% यहां यूज। ठीक है, फिर अगर आपके पास सीजीएसटी की क्रेडिट है तो पहले सीजीएसटी का आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है उसमें फिर भी बची पड़ी है ये सीजीएसटी की क्रेडिट, तो आप किस में यूज कर सकते हैं? आईजीएसटी में यूज कर सकते हैं, लेकिन एसजीएसटी में नहीं कर सकते। समझे? इसमें कर सकते हैं। फिर एसजीएसटी की आपके पास आईटीसी पड़ी है, प्रिफरेबली आप पहले आउटपुट एसजीएसटी में यूज करेंगे, और अगर फिर भी बची पड़ी है ये एसजीएसटी की क्रेडिट तो आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी में यूज नहीं। ठीक है, अब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सीजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज नहीं, एसजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी के पेमेंट में यूज नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं ऐसे बोल दूं फटाफट, सी और एस आपस में एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, सी और एस आपस में एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आई सी के साथ एडजस्टेबल है? हुआ कि नहीं? ऐसा हुआ? क्या एस के साथ एडजस्टेबल है? क्या सी और आई आपस में एडजस्टेबल है? क्या आई एस और आई आपस में एडजस्टेबल है? ठीक है, तो एस ये इसके साथ एडजस्टेबल है, ये इसके साथ है। एस सी के साथ एडजस्टेबल है और नहीं, आई एस आई के साथ एडजस्टेबल है और आई एस के साथ एडजस्टेबल है।
समझे? अब ये बातें कहाँ दे रखी हैं? एक हेडिंग दे रखा है आपको। आ जाइए उसमें समझते हैं बाकी की बातें। पेज नंबर 5 देखेंगे। आपने कोई इनवर्ट सप्लाई की मतलब परचेस, इनवर्ट सप्लाई की मतलब परचेस, परचेस पे लगा हुआ टैक्स क्या कहलाता है? टैक्स। उसकी आपको आईटीसी मिलती, ठीक है। अगर वो आईटीसी आईजीएसटी की है, तो क्या होगा? अगर आप सेल्स जब करेंगे, मतलब जब आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, उस पर आपको आउटपुट टैक्स देना है। आउटपुट टैक्स आप अपने कस्टमर से वसूल करोगे। तो आपका आउटपुट टैक्स अगर आईजीएसटी है, तो क्या आईजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी में मिल जाएगी? हाँ, फर्स्ट ऐसे ही यूज करता है, फर्स्ट रैंक आईजीएसटी की आईटीसी आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स में यूज हो, फर्स्ट रैंक। फिर भी बची पड़ी है आईजीएसटी की आईटीसी, तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी के पेमेंट में यूज कर सकते हैं। सेकेंड रैंक इसका है, कैसे यूज कर सकते हैं? इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर कोई सोचे मैं 100% यही यूज कर लूं सीजीएसटी के पेमेंट में, कर सकता है। 100% में एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के पेमेंट में कर लो, कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से 50-50 करना चाहिए। फिर आईजीएसटी की जब आईटीसी पूरी खत्म हो जाए, जब आईजीएसटी की आईटीसी पूरी खत्म हो जाए, तो ही सीजीएसटी की आईटीसी को हाथ लगाना। पहले वो खत्म होनी चाहिए, आईजीएसटी की आईटीसी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए मैंडेटरली, तभी आप चाहेंगे कौन सी आईटीसी यूज करना? सीजीएसटी की आईटीसी यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसमें अगर आपके पास सीजीएसटी की आईटीसी है, पहले किसमें यूज करेंगे? ये आपका हो गया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक पे ये बात आ गई। तो फोर्थ रैंक पे तो ये सी का पेमेंट पहले सी में यूज होगा, देन आई में यूज हो रहा है। और सीजीएसटी की आईटीसी आप एसजीएसटी के, फिर सीजीएसटी की आईटीसी खत्म हो जाए, उसके बाद ही आप एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हो। कौन से आउटपुट टैक्स के पेमेंट में? ये एसजीएसटी का है, तो पहले एसजीएसटी के पेमेंट, देन आईजीएसटी के पेमेंट में, और यहां पर अलाउ नहीं है। मतलब एसजीएसटी की क्रेडिट आप आउटपुट सीजीएसटी के पेमेंट में यूज नहीं कर सकते। क्या सी और एस आपस में एडजस्टेबल नहीं है? तो प्रेफरेबली आपको कौन सी आईटीसी खत्म करनी है? टारगेट पहले आईजीएसटी की आईटीसी खत्म करो, देन सीजीएसटी की आईटीसी खत्म करो, देन एसजीएसटी की आईटीसी खत्म करो। देखो यहां पर गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा कि आप एसजीएसटी की आईटीसी आईजीएसटी में यूज करने जा रहे हो, तो पहले क्या नोट करो कि आप आईटीसी ऑफ एसजीएसटी शेल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली। मतलब एसजीएसटी की आईटीसी आप आईजीएसटी के पेमेंट में तभी यूज कर सकते हो ऑन आफ्टर द आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज्ड फुली, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट रैंक आपको क्या खत्म करना? आईजीएसटी। सेकंड रैंक सीजीएसटी खत्म करना है, उसकी आईटीसी यूज, देन एसजीएसटी। समझ आई बात? चलिए अभी